अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारी हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी इख्तिसासी स्पेशलाइज शख्सियत, किसी ख़ास शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली उन उनका जो ज़िंदगी का तजर्बा होता है और जो उन्होंने पढ़ा सीखा होता है, और उसके नतीजे में जो है वो हम देखना चाहते हैं कि उनके पास क्या जवाबात हैं हमारे सवालात के, जो हमारे अवाम के ज़हनों में खलबलाते रहते हैं। यही जवाब हमारा काम भी है कि हम सवाल उठाएं, जवाब लें, आप तक पहुंचाएं। इस सिलसिले में आज हमने एक ऐसे मेहमान को यहाँ मदऊ किया है जो आपके लिए अब नए नहीं रहे। हम रिपीटेडली बुलाते हैं क्योंकि जिस तरह के आप चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं और आपका गहरा ताल्लुक़ ये है कि आप 25 साल आपने इकनॉमी के हवाले से काम किया है और स्टॉक मार्केटिंग में जो भी आपका वक्त है, ये 25 साल का तजुर्बा बहुत होता है, बहुत सारे पहलू। और सबसे इख्तिसासी शोबा ये है कि इकनॉमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और वो सवालात भी जो है हमारे प्रोग्राम में यही है कि हमने इकनॉमी के लिहाज से एक इकनॉमिक्स को यहाँ मदऊ किया है। प्रोफेसर साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इकनॉमी है, इक़्तिसादियात है, ये मुल्क है, इसकी हालत है, और जो बेचैनी है और जो मायूसी है, ऐसा लगता है कि कहीं खुदा ना करे हमारे हमारे मुंह में जो है वो ख्वाब कि कहीं नाकाम रियासत तो नहीं है। आप ये पूछेंगे कि ये नाकाम रियासत का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? कि ये हमारे एक प्राइम मिनिस्टर ने एक हफ़्ते पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी, सऊदी अरब के हवाले से विज़िट पे थे, जो वहाँ उन्होंने पिक्चर खींची, उसका भी मैं हवाला देता रहूँगा, आप भी कुछ बताते रहिएगा कि इतनी भयानक पिक्चर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रिप्रेजेंटेटिव है इस स्टेट के, इस ममलिकत के तर्जुमान हैं, और ये बता रहे हैं कि ये लो हम डूबे। अब फिर मज़े की बात है, डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। अरे डूबने में आपने जो बताया तस्वीर कशी की, उसमें डूबने में रह क्या गया है? उसकी एक दो बात मैं आपकी नज़र करता हूँ, उस पर फिर तबसरा भी लूँगा कि वो तो कहते ही हैं कि इफ़रात ज़र ने तो हमें डुबो ही दिया डाला तकरीबन। कहाँ पहुँच गई वो हमारी गुर्बत? हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उल्टा सारा सब कुछ हो रहा है। और बिजली चोरी तो हमारे बस में नहीं है। ये तो हमारा कोई ऐसा हो गया है जुज़ ला यनफ़िक जिसे कहते हैं ना, वो हो गया है। वाइटल ऑर्गन के तौर पर जो है हम चोर हैं बिजली के, और हमारी रियासत उन पर काबू नहीं पा सकती। फिर मैं दूसरी मिसाल देता हूँ उनकी मायूसी की, इस पे तो दो पे तो तबसरा फरमा दें कि क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी मुंतखब हुए हैं, इससे पहले भी वो निगरां में रहे, बड़ी उनके ढोल पीटे गए, तो जनाब उन्होंने निगरां हुकूमत में बदल के रख दिया, और फिर खुद ही ऐसा बयान देते हैं। अभी अभी रूह फरसा बातें मैं और भी आपके सामने रखूँगा, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। बुनियादी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब जब इससे पहले भी वज़ीर आज़म रहे हैं 16 महीने की हुकूमत में, और उस वक्त वो जो उनकी वीडियो क्लिप्स आई थी, जो मुख्तलिफ़ ममालिक के वो दौरे पे गए, वहाँ उन्होंने कहा कि हम अभी आपके पास आएँ ताकि आप हमारी मदद करें, लेकिन हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और आपके पैसे भी वापस कर देंगे और हम खुद कफील हो जाएंगे। किन्होंने कहा था? ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। कब कहा लेकिन था? ये कहा था पिछले जब 16 महीने के लिए वजीर आजम बने थे, वो जो पीडीएम की हुकूमत थी, जब भी वो गए थे पैसे लेने के लिए, तुर्की गए थे, सऊदी अरब गए थे, चाइना गए थे, उस जमाने में उनका स्टेटमेंट ये था कि हम शबाना रोज मेहनत करेंगे, अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे और इंशाल्लाह आपके पैसे भी उतार देंगे। अब जब वो गए हैं सऊदी अरब में जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बिजली पे कंट्रोल जी नहीं कर सकते, मैं वही आ रहा हूँ। अब जब वो नई हुकूमत आई है, उन्होंने बाकायदा रेफरेंस दिया है कि जो मैंने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये जो ओहदा संभाला है हमारी हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, तो जो सूरत हाल मैंने देखी है वो इस कदर ख़तरनाक है कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, और हमारे यहाँ जो पावर सेक्टर की चोरी है वो इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं है, और हमसे वो कंट्रोल नहीं हो रही। फिर आगे वो कहते हैं कि जनाब हमारी आमदनी से 4 गुना खर्च ज़्यादा है, और वो खर्चा जो है ना वो भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा।
मतलब उन्होंने एक ऐसी तस्वीर कशी की है जैसे लग रहा है कि पता नहीं ये एक फेल्ड रियासत है भाई। ये बिल मतलब जो यही इंप्रेशन आया ना जो हमने लिया है, बिल्कुल बिल्कुल यही कहा है। तो मतलब फेल स्टेट बटन पास हो गया, काम खत्म हो गया फिर तो उन्होंने अच्छा फिर जबकि किस लिए वो आईएमएफ के पास ये जा रहे हैं जब इनको इतनी हिम्मत, इनमें सकत ही नहीं है और सलाहियत भी नहीं है कि बहरान से निकाल सकें। और जो इन्होंने डार्क पिक्चर, रूह फरसा पिक्चर है वो पेश किए, तो आप बताएंगे क्या क्या कह रहे हैं और किसके नतायज क्या होंगे देखिए अक़वाम आलम में। अक़वाम आलम में तो ज़ाहिर है लोग हंसेंगे कि एक आदमी इन्वेस्टर्स को एड्रेस कर रहा है कि आप हमारे मुल्क में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। उसमें जब कभी भी कोई भी मुल्क का नुमाइंदा इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता है तो वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ और पोटेंशियल वो बताता है कि हमारे मुल्क में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, कितना पोटेंशियल है और हमारी हुकूमत कितना फैसिलिटेट करेगी आपके, ताकि आपका सरमाया महफूज भी रहे। ये तो बोला था और ना उस पर 6 लाख रिटर्न भी महीने मिले। पहले तो यही बोला था उन्होंने। अब लेकिन क्या हो गया उनको? यही तो मसला है, सारे लोग इस पर परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब कर्जा इतना चढ़ गया है कि दुनिया तो कहती है डेथ ट्रैप है, बट आई से इट इज़ ए डेथ ट्रैप। मतलब ये कि ये किस तरह की बात उन्होंने मायूसी फैलाने वाली कर दी। और वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी परेशान थे कि यार ये हमें बताएंगे कि आप हमारे यहाँ आए, कहीं ज़राअत में इन्वेस्टमेंट करें, कहीं माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करें, कहीं आप रिफाइनरी लगाएं, कहीं आप आईटी का शोबा हमारा है, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, उसमें आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करें। ये तो भिखारी की एविएशन में जबान काम है करें। इनकी, ये भिखारी की जबान है कि मैं डूब गया, मुझ पे कर्जा हो गया, मेरे पास खाने को नहीं है, चोरों ने मुझे लूट रखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिजली नहीं है जलाने को। ये ममलिकत का जो है हिम्मत बढ़ाने और पिक्टोरियल एक चीज़ दिखाता है, exactly. हौसला देता है। आपने तो बड़ी अजीब से सवाल का जवाब दिया, बड़ी मायूसी। अब हम इसको मायूसी को हम यकीन में, उम्मीद में कैसे बदल सकते हैं, बताइए ना। वो क्यों कहते हैं ऐसी बातें? देखिए मैं आपको बताऊं, एक मिसाल देता हूं कि मेरी अभी एक मीटिंग हुई थी, जो शुगर इंडस्ट्री है हमारी, वो जब गन्ने को क्रश करने के बाद जो उसका जो कचरा बचता है उसे बगास कहते हैं। अच्छा। उस बगास को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उससे बिजली बनाते हैं। तो सारे शुगर मिल वालों ने ये कहा कि भाई हम तकरीबन सब मिलके 100 मेगावाट बिजली बना के आपको देंगे सस्ते दामों, आप हमसे ले लें। लेकिन वापडा कहने लगा कि भाई 35% तो चोरी होती है, लिहाजा मैं 35% तो चोरी का डिडक्शन करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह तो बात नहीं बनेगी। तो अब क्या होता है कि वो इतनी बिजली बनाते हैं कि जो उनकी शुगर मिल चलाने के लिए ज़रूरी हो, बाकी वो कचरा बेच देते हैं। ये जो भट्टे वाले होते हैं जो ईंटें वगैरह बनाते हैं उनको बेचते हैं और ये उसके इस्तेमाल में फिर आता है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल है वो ज़ाया होता है। या आज अवाम से भी यही कर रहे हैं कि चोरी करने वाले चोरी करते हैं, सज़ा आम आदमी भरता है जो बिजली बिल भर रहा होता है। ये हर जगह ये मिसाल है, ऐसा है कि चोर चोरी करे, भुगते हम। जी वो ये कहते हैं कि जहाँ इस एरिया में टोटल बिजली जो खर्च हुई है उसका जो लोग बिजली का बिल देते हैं उनके बिल में डाल दिया जाएगा, जो चोरी करते हैं उनको कोई बिल नहीं आता, और जो बिल देता है सारा खर्चा उस पर लोड कर दिया जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, प्रोटेक्टिंग जो बन रहे हैं कि ये लोग एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहा है। दूसरी एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि ये जो सर्कुलर डेट है हमारा, इसमें हुआ ये है कि चूंकि वापडा पूरी रिकवरी नहीं कर पाती और बिजली चोरी भी हो जाती है, लिहाजा वो पावर प्लांट्स को पूरे पैसे नहीं देती। अब पावर प्लांट्स के जो रिसीवेबल खड़े हो जाते हैं उस पर पावर प्लांट जो है वो जो मौजूदा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20-21%, यानी जो बेंचमार्क रेट तो 22% है, लेकिन काइबोर अगर 21.5% है तो वो 21.5% से उसको चार्ज करते हैं, और वो इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे बिलों में डालकर कंज्यूमर्स को पास ऑन की जाती है। पूरे मुल्क में चलता है। तो यानी आप सोचें कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है, भाई गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है या पैसे नहीं दे रही, उसका सूद भी जो है वो हम बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर डाल दिया जाता है। इसकी वजह से ना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, ना जो रिटेल कस्टमर्स हैं, जो आम शहरी हैं, वो भी बिजली का बिल अदा करने से कासिर हैं। और हमारे बड़े खूबसूरत जहाज़ में उड़ते हुए पूरी दुनिया की वज़ीर आज़म के बाद उन्होंने एक डिप्टी वज़ीर आज़म भी बना दिया है, वो वज़ीर ख़जाना भी, वो खारजा भी हैं, ख़जाना खारजा भी हैं, पार्टी की भी हेड हैं,
और कितने उनके लिए खोले हुए हैं। और हालत ये है कि वही लोग बोलते हैं, समझे ना, कि हम जो है ये हमारी मुल्क की हालत है, खुदा के लिए हमारी मदद की जाए, अल्लाह तेरी खैर करेगा। हाँ, लेकिन देखिए दुनिया में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सऊदी अरब उनमें से एक है। उन्होंने उसके बावजूद भी इस तमाम तर इनकी मायूस कुन बातों के बावजूद उनका वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है और आज से 2 रोज़ा एक इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भी हो गया है। उसमें उनके 30 कंपनियों के 50 लोग शिरकत कर रहे हैं। 50 का वफ्द है वो। वफ्द आया है, जी हाँ जी बिल्कुल। जी। और वो हमारे मुल्क से भी 50 कंपनियों के मुख्तलिफ शोबों की कंपनियों के लोग जो है वो वहाँ आए हैं और वहाँ बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस होंगी कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते अब हैं। हमारे तो हवाबाजी रही नहीं यहाँ, तो हवाबाजी के लिए वो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे करेंगे? ये ख़रीद के ले जाएंगे? देखिए इस वक्त हमारी PIA तो फॉर सेल है ना, हमने तामीरात तो हो नहीं रही है, तखरीब तो जारी है यहाँ, और ये किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई नहीं, चीज़ तो बताओ उनको। नहीं, तामीरात का शोबा भी इत्तेफाक से है, IT के शोबे में भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इसके अलावा माइनिंग पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। हमारे यहाँ आपको पता है एक माइनिंग तो बहुत बेचारा बड़ी, बलूचिस्तान तो अंदर से वो मतलब बुरादा हो रहा है वो सारी माइनिंग। हाँ, ये एक इशू है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो ख़तरा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर चाइनीज़ जो है उनको टारगेट किया जाता है। तो और गैर मौसम की मुल्की डरते हैं तब्दीली वहाँ ने क्या जाते उसका हुए। बड़ा गर्क कर रखा है। तो अभी पानी तो नीचे ही उतरता है ना। हाँ, ये बात आपकी सही है। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये कि जो हमने ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ठेका दिया था और उससे जो बात हुई थी उसे रिवाइज जब किया गया तो 50% जो है जो भी एक्सट्रैक्ट होंगे वहाँ से माइंस, जिसमें मेजर जो है वो तांबा और सोना है, उसमें 50% शेयर उनका होगा, 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा और उस 50% में से 25% बलूचिस्तान को दिया जाएगा और 25% जो फेडरल गवर्नमेंट लेगी। लेकिन अब बात ये हो रही है कि शायद उसका कोई 25% जो है वो माफिया भी सऊदी तो हैं। अरब खरीदना चाहता है। सऊदी अरब उसमें इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 25% स्टेक वो खरीदना चाहता है। अब आप ये देखिए कि हम जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेक भी जा रहा है, तो जो हमारी मुस्तकबल की आमदनी का एक जरिया था वो हम जब सऊदी अरब को बेच देंगे तो आज हम मसला हल कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में हम क्या करेंगे? ये तो आए हैं ना, आज के लिए आए ना, आज ही 5 साल के लिए आए ना। क्या मुस्तकबिल को की इनको सोच है क्या इनके साथ? आप बताएं अगर है तो। आप फिर थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाएं, आप कोई पॉजिटिव बताएं, आप अपने अप्रोच क्या है, एंगल बताएं कोई। भाई मसला जहांगीर भाई यही है कि इस वक्त कर्ज़ों का दबाव इतना ज़्यादा है कि उसकी अदायगी के लिए हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यार हम अपने 6-7 बड़े इदारे बेच देते हैं। इससे पहले कतर इन्वेस्टमेंट कंपनी से हमने बात की थी, उसमें हमने मारी गैस, OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, PIA, स्टील मिल, ये सारे इदारे उनको ऑफ़र किए थे कि आप ये ख़रीद लें। आप मुझे बताइए कि जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये उन जगहों पर शहर पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ स्टेट बैंक की ब्रांच नहीं होती, वहाँ ये स्टेट बैंक का फंक्शन अदा करता है। इस बैंक को बेचने के लिए भी तैयार हो गए। इस वक्त हम पर कर्जों का दबाव इतना है नेशनल बैंक कि हम सब कुछ बेच, यस स्टेट बैंक भी बेच देंगे, खुदा ना करे। क्वेश्चन तो बड़ी हैरत अंगेज है। नेशनल कौमी बैंक, यस, उसको भी बेचने के लिए ने ऑफर कर दिया है। और मजे की बात है फिर स्टेट बैंक रह गया, वो गुलामी में चला गया। जी जाहिर है, वो तो IMF के कंट्रोल में है। वो सारी पॉलिसीज IMF जो कहता है उन्हीं पॉलिसीज पे अमल करते हैं। इसलिए हम आज़ाद हैं? बिल्कुल आज़ाद नहीं है। अब जो इस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हुकूमत पाकिस्तान बहुत शदीद दबाव में है। हमारा बजट का खसारा इसकी वजह से बड़ा है कि हमारा सबसे बड़ा खर्चा ही जो है वो सूद है, जो 7,300 अरब है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे करें तो हमारा खसारा भी कम होगा और गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे बचेंगे ताकि वो डेवलपमेंट पे खर्च कर सके। शाहिद साहब, हम ये चाहेंगे कि एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी दर्दनाक किस्म की, हौलनाक किस्म की सूरत हाल रखी है कि अल्लाह खैर करे हमारे ममलिकत का, हमारे मुल्क का। इनकी जो दिमाग में फितूर है और इनको समझ में नहीं आ रहा, इनकी भी खैर हो। अगर इनको कोई अगर ठीक हमारे
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। शाहिद अली साहब हमारे साथ इकनॉमिक्स हैं मौजूद हैं यहाँ, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं और सही सबसे बड़ा तजर्बा ये है कि इकोनॉमिक बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ये रिपीटेडली हम इसीलिए आपको मदऊ करते हैं कि हम जितनी तफक्कुर है उसके नतीजे में जो हमें परेशानी होती है हम उसकी कुछ फ़िक्र करें और इनसे कोई जवाब लें, कोई तसल्ली हासिल करें। लेकिन जहाँ इतना डार्क चीज़ें हैं कि तसल्ली नज़र नहीं आती। प्रोफेसर साहब, आप पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कई यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ाते रहे हैं। शाहिद अली साहब, ये बताइए कि ये जो गंदम है, एक तो ये है कि ये हमारे गंदम जो है हमारे जो कमाओ पूत है, इलीट क्लास है, जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, जो हमारे काश्तकार नहीं और जो है उनके सारे सरपरस्त हैं, ये जो गेम कर रहे हैं, ये गेम क्या है? ये हमारी गंदम कितनी हुई, ये बाहर से कैसे आ गई और जो है यहाँ जगह कैसे कम पड़ गई और फिर ये कीड़े इसमें कैसे लग गए और ये किसानों को कैसे वापस नहीं कर पा रहे। वो तो उन्होंने तो लोन ही लेते हैं ना, वो तो जी बिल्कुल, लोन, दवाइयाँ भी लोन पे लेते हैं और दाना भी लोन पे लेते हैं, सब कुछ लोन पे लेते हैं। और ये इन्होंने इतना बड़ा एक बहरान पैदा कर दिया है और कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कोई फिक्स नहीं करता, कोई जिम्मेदारी नहीं बता रहे, सब अपनी फिक्रें बता रहे हैं कि उसने यूँ कर दिया, यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया। अबे भाई, गलती है जो आप इतने हीरो बनते हैं। एक कबूतर आपके यहाँ आके बैठ जाए तो आप कहेंगे देखें अल्लाह ताला की नुसरत आ गई और आपको कामयाबी की जो है नवीद मिल गई, इशारा मिल गया। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी का एहतसाब तो होता नहीं है। अब जो केयर टेकर हुकूमत आई थी उन्हें पता था हमें 6 महीने 8 महीने हुकूमत में रहना है, तो जाहिर है उन्होंने भी अपना कार्रवाई डाल दी। अब जो कुछ बयान किया जा रहा है, जो मतलब बयान किया जा रहा है उसके मुताबिक मुबैना तौर पे हुकूमत ने गंदम की जबकि ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि एक तो हमारे पास स्टॉक पूरा मौजूद था और साथ में फसल आने में 2-3 महीने रहते थे, तो और फसल की जो रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक भी इस दफ़ा बम्पर क्रॉप होनी थी, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम फर्दर कोई गंदम इंपोर्ट करते। लेकिन उन लोगों ने एक इजलास बुलाया और उसकी अप्रूवल दी और आप यकीन करें कि अप्रूवल के 1 हफ्ते के बाद जहाज़ कराची की बंदरगाह पे लग गया, जबकि यूक्रेन से कराची का रास्ता जो है वो 22 दिन का है। तो आप बताएं कि 1 हफ्ते में, अप्रूवल के 1 हफ्ते में कैसे जहाज़ पहुंच गया? इसका मतलब ये है कि लोगों को पहले से बता दिया गया था कि आप इंपोर्ट कर लो, हम अप्रूवल कर देंगे आपकी। अब जब वो 35 लाख टन गंदम पहुंची है और अभी उसके जहाज काबीना है और कराची में अभी जहाज खड़े हैं, अभी पूरी गंदम जहाज़ों से उतरी नहीं है और हमारे सारे गोडाउन फुल है, साथ ही हमारी पूरी फसल सामने खड़ी है। अब किसान का जो रेट गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, जो कि पंजाब में 3,900 रुपये मन है और सिंध में 4,000 रुपये मन है, तो गवर्नमेंट जब बाइंग करती है तो उसकी वजह से आम जो खरीदार होते हैं वो भी उसी रेट पर या उससे महंगे रेट पे लेते हैं। गवर्नमेंट ने ख़रीदारी करने से इनकार कर दिया कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। $1 अरब की इंपोर्ट कर ली है और सारे गोडाउन भरे हुए हैं, रखने की जगह नहीं है। आप जो है कर्जा ले रहे हो, $6 अरब टोटल आपको मिलने हैं और आपने इस तरह $1 लूज कर दिए। डॉलर बचाना था तो डॉलर बचाते ना, कम से कम एक तो डॉलर उधर ड्रेन हो गया और जो हमारी हालत ये है, कीड़े पड़ गए। अब सूरत हाल ये है कि किसान कीड़े पड़ गए, 13 लाख टन गंदम। किसान कहता है कि भाई हमारी गंदम खरीदो, गवर्नमेंट कह रही है कि हम खरीद के रखेंगे का, हमारे पास ना तो जगह है रखने की, दूसरे पैसे भी नहीं है देने के लिए। तो अब किसान परेशान है कि भाई अच्छा, अब जो यहाँ पे माफिया होता है, जो आड़ती होते हैं, वो उनसे कह रहे हैं ठीक है भाई हमें दे दें आप, जो मंडी के व्यापारी हैं, लेकिन वो 3,900 रुपये मन वाली गंदम के रेट लगा रहे हैं 2,500 रुपये मन। तो किसान इतनी मुश्किल में वो कह रहे हैं हम खुदकशी कर लेंगे वरना हम यहाँ पर सड़कों पर गंदम का अंबार लगा देंगे। आलू ये सब उगाए और उन लोगों ने जला दिए। हो चुका है, पहले ऐसे एहतजाज हो चुके हैं। अभी अकल नहीं पकड़ी इन्होंने कि इस मुल्क में आग लगेगी तो क्या होगा।
बात यह है कि अगर वो इस दफ़ा गंदुम के बहरान का शिकार होंगे तो अगले साल कोई गंदुम नहीं लगाएगा, फिर एक नया बहरान जन्म लेगा। जब किसान के पास पैसे नहीं होंगे, वो फसल नहीं लगा सकेगा, तो आप मुझे बताइए बेरोजगारी भी फैलेगी और अनारकी भी फैलेगी। तो ये जो लोग हैं और उनको कोई सज़ा नहीं देता। आप ये देखिए कि एक होटल में 2 लोगों का आमना सामना हुआ, जिसमें हनीफ अब्बासी साहब जो लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने काकड़ साहब को देखा तो देख के कहा, गंदुम चोर, तुमने जनाब गंदुम में 85 अरब रुपए कमाए। तो उसने कहा कि तुम क्या समझते हो, तुम मुझे जेल में बंद कराओगे मुझ पे स्कैंडल बना के? अगर मैंने फॉर्म 47 की कहानी खोल दी तो तुम्हारी पूरी पार्टी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक बात आपको देखते हैं, एक पैरेलल एग्जाम्पल, एक जिस पर क्राइम का इल्ज़ाम है, क्रिमिनल है वो, तो दूसरे वो बोल रहा है कि तू भी क्रिमिनल है, हाँ, और मैं भी अगर क्रिमिनल हो तू भी क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल जो है एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, नंबर भी बना रहे हैं, और इस मुल्क को चलाने के लिए वो दावेदार भी हैं कि किसी ने वैसा कर दिया, निगरान हुकूमत ने ये कर दिया, ये वाली हुकूमत ये कर रही है। बेवकूफ़ बनाना है ना, धोखा देना है ना। देखिए इस वक्त हालांकि ये जो महीना होता है मई का, ये महीना बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इसमें हम आने वाले महीने की बजट की तैयारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। और उसमें सारे मुल्क के लोग भी, मतलब जो फैसला करने वाले इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, वो भी नज़र रखते हैं कि किस तरह का बजट बना रहे हैं। सारे मुलाजमीन, तमाम बिजनेसमैन भी अपने प्रपोजल भेजते हैं कि भाई आप ऐसा बजट बनाएं जो बिज़नेस फ्रेंडली हो, लोगों की आमदनी बढ़े, उसे रोज़गार क्रिएट हो। लेकिन हम इस वक्त फंसे हुए हैं गंदुम के बहरान में। हम इसमें इस वक्त फंसे हुए हैं इन मामलात में कि भाई यहाँ इस मुल्क में जो है वो चोरी हो रही है, इस मुल्क में जनाब सर्कुलर डेट है। हम उन इश्यूज़ में फंसे हैं और दूसरी तरफ हमारे सर पे बजट खड़ा हुआ है। बजट के क्या, किस नाम का बजट, कौन सा बजट? ये बजट की ये सारी नाकामियों की जो आपने चार्जशीट काटी है और ख़ुद ही एतराफ़ जुर्म किया है, और इसको जो है शामिल करेंगे तो बजट बन सकता है? इन्होंने तो आपने सारे इन्हें तो बता दिए कि भाई यहाँ से तो चीज़ें आ ही नहीं सकती है, यहाँ तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वी लॉस्ट और कंट्रोल, कि वो आप रिफाइनरी बर्बाद हो गई, आज बिजली चोरी हो गई, इस पर भी इनका कंट्रोल नहीं है, अफरात ज़र पे भी इनका कंट्रोल नहीं है, और जो इलीट क्लास है इनके जो खेल है तो, और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा के मज़े कर रहे हैं, यही बात है ना। और जो कर्ज़ा जो है पाकिस्तान, क्योंकि गर्दिशी कर्ज़ा और ये है वो है, वो जो नेट है, नेट कर्ज़े पर को वो कहते हैं कि अगर टोटल लगाया जाए तो उससे 4 गुना ज़्यादा हम बुरी हालत में हैं। नहीं, यही तो मसला है कि भाई कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। हम नहीं कह रहे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है IMF का। IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने तजावीज़ दी हैं कि देखिए आपके यहाँ टैक्स जो है ना, वो जो लोग जो जिनको देना चाहिए वो नहीं देते या टैक्स चोरी करते हैं, अंग्रेज़ी में इसे टैक्स एवेजन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप GST को, जो जनरल सेल्स टैक्स है जो 18% है, उन्होंने हिसाब लगा के बताया है कि इसमें इतनी ज़्यादा चोरी है कि अगर आप सही तौर से कलेक्ट करें तो जो आप अपनी GDP का 2.7% इस वक्त वसूल कर रहे हैं वो 6.53 तक पहुंच सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि तकरीबन 3 गुना हम जो है ना वो सेल टैक्स की मद में जमा कर सकते हैं अगर सही तौर पर टैक्स जमा किया जाए। मसला ये होता है, लेकिन जब सियासी फैसले किए जाते हैं तो उन लोगों को जो सियासतदान से कनेक्टेड होते हैं उनसे जो है वो पहलू तही की जाती है और उनको छोड़ दिया जाता है, इसकी और भी लोग फिर फ़ायदा उठा लेते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर इलीट क्लास की बात कर रहे हैं, जैसे इलीट, जाहिर है इलीट क्लास, बड़े बिजनेसमैन कौन होते हैं? इलीट क्लास वाले होते हैं। हाँ। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो आपकी टोबैको इंडस्ट्री है, सिगरेट की इंडस्ट्री है, इस पर जो एक्साइज ड्यूटी है जो इस वक्त बहुत कम अमाउंट में वसूल की जा रही है, वो कह रहे हैं इसका पोटेंशियल तो 1000 अरब का है। आप सही तरह से मॉनिटरिंग करें इसकी। ये क्या सिगरेट तो बनती हुई नजर भी नहीं आ रही है, ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो ये 1000 अरब की कैसे क्लेम कर दिया? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ जो सिगरेट बनती है और जो बिकती है उसका पूरा पोटेंशियल उन्होंने जब देखा है, वो कह रहे हैं इस पर तो तकरीबन एक्साइज ड्यूटी बनती है 1000 अरब। लेकिन जहांगीर साहब, मसला पता है क्या है?
बात यह है कि यहाँ पर ऐसी अजीब किस्म की इंडस्ट्री है ये कि ये चंद घंटों में करोड़ों की तादाद में सिगरेट तैयार हो जाती हैं। लिहाजा इलाका गैर में ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं जहाँ पर जनरेटर्स हैं, ये रॉ मटेरियल ट्रकों में लेके जाते हैं, उसके बाद फैक्ट्री चलती है 4, 5, 6 घंटे 8 घंटे फैक्ट्री चलती है। उन्होंने अपनी सारी सिगरेट तैयार की, पैक की और फैक्ट्री को ताला लगाया और निकल गए। और मार्केट में जो है वो अंदाजा ही नहीं है कि ताला कब लग रहा है। जब कभी एफबीआर छापा मारता है तो वहां पे ताला लगा होता है। अब कैसे पकड़ा जाए, इसलिए कि सबकी मिली भगत होती है। ताले ना खुलाया गए तो हमारे मुल्क को ताला लगता हुआ नजर आ रहा है। आप बिल्कुल चलने वाली सूरत हाल नहीं है। सही कह रहे हैं। हर तरफ ये होता है कि भाई कोई ना कोई मुखबिर मौजूद होता है, छापा पढ़ने से पहले वो बताया जाता है आ रहे भाई बंद कर दो फैक्ट्री, बिल्कुल, और उसके बाद फिर चालू की और लगा दिया उन्होंने। तो हर तरफ इसी तरह अभी वो ये कह रहे हैं कि जो सैलरीड पर्सन है उस पर इस वक्त जो है हमारे 6-7 स्लैब्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो 6 लाख तक आमदनी कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से 12 लाख तक जिनकी आमदनी होती है तो अगले यानी 6 लाख से 12 लाख का मतलब उसके अगले 6 लाख पर 2.5% टैक्स है। और जब 6 लाख से 12 लाख से जिसकी आमदनी ज़्यादा हो और 24 लाख तक हो तो उस पर 7.5% टैक्स है। और जो फिर इससे ज़्यादा जिसकी आमदनी है यानी 24 लाख से 36 लाख आमदनी हो तो उसके ऊपर 12.5% टैक्स हो। इसी तरह जब ये 60 लाख से ऊपर जाती है तो चला जाता है 35% का हायर जो स्लैब है वो 35% है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इन स्लैब्स को 6-7 की जगह 4 पर ले आए और कुछ थोड़ा सा रेट एडजस्ट करें। तो अब ये जब मामलात आते हैं इस पर गौर करना है, उसके ऊपर हिसाब करना है। लेकिन इस वक्त मुसीबत ये पड़ी है कहाँ है, कैंसर फैला रही है, उसके लिए हमारे पास छोटी कोई दवाई नहीं है। मजे की बात है कि हम तो एक हौलनाक सूरत हाल जिससे कहते हैं ना बिस्तर मर्ग पे की वाली किसी कैफियत है। और अफसोस इस बात का है कि ये दावा लेके आए हैं कि हमारा आखिरी चांस है ये और हम इसको ठीक करेंगे और इमदाद भी आ रही है। चीन भी मदद कर रहा है कि भाई आप अगर आप ले जाना चाहते हैं एक तो आप चले जाएं, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ा उन्होंने वो भेज दिया है, आप भी कुछ जो चले जाएं। वो भी एक कहानी अजीब सी लगती है। बहरहाल ये है कि यहाँ जो सूरत हाल है इसको मैं चाहूँगा कि कैश लाइन के तौर पर आप कहें, क्योंकि हमारे वक्त हमारी इसका टाइम ख़त्म होने के करीब है, कि गिवन सिचुएशन जिस तरह के आपने पोर्ट्रे की और हकीकत पोर्ट्रे की, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। देखिए हमारे सर पर एक तरफ अगर बुहरान है तो दूसरी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हाँ, इस वक्त देखिए जो हमारा सीपैक है, सीपैक के 2 मराहिल थे। पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था जो बन गया। दूसरे मरहले में यहाँ इंडस्ट्री लगनी थी जिसके लिए चाइना मुसलसल इनको प्रेस कर रहा है कि आप सेकंड फेज का काम स्टार्ट करें ताकि हम इंडस्ट्री लगाएं, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपकी जीडीपी का साइज़ बढ़े। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सियासी कशमकश इतनी ज़्यादा है और जो सबके सब लगे पड़े हैं वो पता नहीं किस अंदाज से सोचते हैं। अब वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं उन्होंने बग़ैर सोचे समझे ये बयान दे दिया कि जी 5.5 लाख जो नॉन फाइलर हैं इनकी सिमें बंद कर दो। अब जब जो जिम्मेदार है पीटीए वाले उन्होंने कहा जनाबे वाला आपके बयान से नहीं हो सकता, कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। अब आप सोचिए इतने सीनियर लेवल का वजीर ऐसे बयान दे और फिर उसको बाद में रिपीट किया कि मैं कहता हूँ आप ये करें। उन्होंने कहा साहब आपके कहने से नहीं होगा, ये कानूनन नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि ऐसे लोग जो फैसला करने वाले हों इनको कानून का भी नहीं पता। जो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, जो कंपनीज होते हैं, मोबाइल कंपनीज होती हैं, वो चला रही होती हैं, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं उनके, तो आपने तो उनका दरवाज़ा बंद कर दिया। एक इन्वेस्टमेंट वहाँ से भी तो आती है ना। अब तो आपने बंद कर दिया, तो आप दरवाजे बंद कर रहे हैं या आप रास्ते खोल रहे हैं। मसला ये कि यहाँ पे डराने धमकाने का कल्चर ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और लोगों को फैसिलिटेट करें जिससे उन्हें ये लगे कि अगर हम टैक्स देंगे तो उसकी बदले में हुकूमत हमें मराद देगी। इसलिए कि ये 2 वे ट्रैफिक होता है। आप किसी मुल्क में जाएंगे वहाँ आवाम टैक्स देती है, हुकूमत सहूलियात देती है। हमारे मुल्क में टैक्स तो लेते हैं, सहूलत नहीं देते, लिहाजा आवाम फिर टैक्स देने से कतराती है।
नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ इकनॉमिक्स तो मौजूद हैं शाहिद अली साहब। बहुत मुख्तलिफ पहलू हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और प्रोफेसर का काम के साथ साथ जो आपने तालीम को ताल्लुम कर लिए भी 25 साल लगाए। और स्टॉक जो है मार्केट करंटली वो काम कर रहे हैं, एक सीईओ हैं एक कंपनी के, और वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो हम ये जो ब्रोकेज है इसके बारे में एक छोटा सा सवाल रखते हैं, और फिर इससे जुड़ी हुई जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, जिससे तो वो जो उसके ऊपर असरात मुरतब होते हैं, वो क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गुब्बारा है, कहाँ पिन है और कब फूटेगा, ये पूरी कहानी आप चंद उसमें हमारे महदूद टाइम में बता सकते हैं। तो ये जो आज 70,000 पे चले गया हमारा 100 इंडेक्स चला गया, और ऐसी तरक्की हो रही है, सुबह उठो तो 73,000 हो गया, समझे, ये चौवे छक्के जो है मार रहा है। भाई इक़्तिसादी हालत तो देखो मुल्क की, ये सरमाया कंपनियों में के पास कहाँ से आ रहा है, कब ये इतनी मजबूत हो गई है, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स कैसी स्ट्रॉन्ग है, और ये सारा खेल है क्या? हमें क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या हमसे जो छोटे तबके से पैसे निकाले जा रहे हैं? क्या कि जो अपने इन्होंने एक गेम सजा रखा है? आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, और आप इसी तरह की कंपनी के सीईओ भी हैं। आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे? आप क्या कहेंगे? देखिए जहांगीर साहब, बात यह है कि जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनके तो आजकल हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, इसलिए कि मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम हो रहा है, इसलिए कि ये जितना वॉल्यूम होता है इनको कमीशन होता है, मिलता है। वॉल्यूम बन कैसे वॉल्यूम रहे? इस वजह से बना कि हमारी मार्केट जो थी उसमें वैल्यूएशन तो मौजूद थी, लेकिन कंट्री रिस्क कितना ज़्यादा था, और उसकी मेन वजह थी कि हमारे पास डॉलर्स की कमी थी, और हमारा रुपी इतना कमज़ोर हो गया था कि लोग ये समझते थे कि शायद ये 300, 350, 400 रुपये का डॉलर हो जाएगा। तो जब करेंसी वीक होती है तो दुनिया भर से लोग जो है इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, करेंसी मजबूत हो लेकिन गई। पिछले 1 साल से आपने देखा है कि हमारी करेंसी जो है वो एक स्टेबल हो गई, रुकी हुई है। उस स्टेबलाइजेशन की वजह से लोगों का एतमाद बहाल हुआ, और उसकी एतमाद बहाल होने से फिर ये हुआ कि उन्होंने स्टॉक मार्केट का रुख किया। एक और बात यह है कि जो भाई ऑयल में जो है नहीं हो रही है, बैंकिंग कोई तरक्की नहीं कर पा रही है, कोई और सेक्टर्स हैं वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, सब जो है जा रहे हैं। सेंसिटिव इंडिकेटर कुछ और कह रहा है और इनकी हालत कुछ और कह रही है, और आप जो एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं उसकी बुनियाद हमें बता दें। देखिए बात यह है कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ ये एग्रीकल्चर मुल्क है और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो जितना भी फर्टिलाइज़र हमारे यहाँ बनता है वो सारा बिक जाता है, बल्कि हमें बाज़ औक़ात इंपोर्ट भी करना पड़ता है। लिहाजा उनको हमेशा से बहुत अच्छे मुनाफे होते हैं, लेकिन वो भी अंडर वैल्यूड थे। जब ये हमारी करेंसी स्टेबल हुई और डॉलर 278 और 80 रुपये पर 280 रुपये पर स्टेबल हो गया, तो उसकी वजह से वो शेयर जो 110 115 का था वो आज 150 का है। एंग्रो फर्टिलाइज़र 82-85 रुपये का था, वो भी 157 रुपये का हो गया। इसी तरह सीमेंट सेक्टर जो है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, और जाहिर है कि जब हमारा रुपी वीक होता है तो एक्सपोर्टर को उसकी वजह से फ़ायदा होता है। तो सीमेंट हमारे यहाँ काफ़ी सरप्लस थी और उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी, उनकी अर्निंग भी बढ़ गई, लिहाजा सीमेंट सेक्टर ने भी परफॉर्म किया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से बैंकों के स्प्रेड बढ़े, लिहाजा पूरा बैंकिंग सेक्टर बढ़ गया। एक्सक्यूज़ मी, एक तो ये कि सीमेंट इसलिए जो है वो सेक्टर मजबूत होता कि तामीरात हो रही होती, वहाँ लोहा बढ़ा हुआ है, वहाँ इमारत तो दूसरे चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो ये कि फ्लक्चुएशन ऑफ जो है करेंसी है उसके फ़ायदे पे इतना खुश हो रहे हैं, ये तो बेबुनियाद चीज़ है ना, इस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बात आपकी सही है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना वो तकरीबन काम बहुत स्लो है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हुई है सीमेंट की, और उसमें अच्छे पैसे कमाए, और लोकल भी फिर भी रिपेयर मेंटेनेंस का या जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी चीज़ें वो तो कंप्लीट हो रही हैं। तो फिलहाल तो उसकी सेल अभी तक चल रही है और वो पैसे बना रहे हैं। दूसरा हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था, जो 2 साल से बहुत ही दबाव का शिकार था,
उसमें भी थोड़ी तेज़ी इसीलिए आ गई, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी जो गाड़ियां हैं उनकी प्राइसेस भी काफ़ी कम की हैं, 7-7 लाख मतलब रुपए। हाँ लाखों में कम की हैं। जी तो जी। वहाँ पर भी उसमें भी तेज़ी आई है, उसमें भी थोड़ी सी उनकी प्रोडक्शन बढ़ी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, दवाइयों की कंपनी है मिसाल के तौर देखिए, पर। हम उसको कोई हम नेगेटिव नहीं वो बात कर रहे हैं। आईएमएफ में पैसे देने, डॉलर आने, आर्टिफिशियली वहाँ जमा होने, उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, और ऐसी कोई ऐसा ऐसा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। न एक्सपोर्ट में ग्रोथ नज़र, यहाँ की इंडस्ट्री उठ रही हो ना, और ये जो चीज़ें जो यहाँ बनती हैं वो कहीं हमारे यहाँ अच्छी बेहतर तौर पर काम आ रही है, उसकी पैदावार बढ़ रही हो। सारी चीज़ें जो है ये ऐसा नहीं है, नज़र का धोखा तो नहीं है कि असल तो ये है कि तरक्की होती, कुछ ऐसा आप इनिशिएटिव लेते, ऐसा लगता है कि पहिया चल पड़ा है। पहिया तो नहीं चल पड़ा है, उसके अंदर जो है वो जिस तरह आ रहा है, वो डॉलर आ रहा है चला जाएगा, जिस तेज़ी से आ रहा है उसी तरह से कंज्यूम होगा, बाहर चले जाएगा। वैसे ही आपने खोले हुए सब मैदान, बाहर कितनी आसानी से चला गया है गंदम के नाम पर, बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर बिल्कुल महंगा ऐसा गंदम खरीदा आपने। ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जो डॉलर पर नाश करते हैं और रो रहे होते हैं कि 6 अरब के लिए आपने अपने आबरू तक रख दिए, और उसके वो आपने 1 अरब तो यूं ही बाहर भेज दिए आपने। बिल्कुल ऐसा है। अभी जो 1.1 बिलियन डॉलर आए थे, उसकी वजह से हमारे रिजर्व बढ़े इसीलिए नहीं है कि गंदम के 1 अरब डॉलर की पेमेंट करने के कौन बाद पूछेगा, रिजर्व वहीं के वहीं खड़े इन हैं। पर मुकदमात नहीं और बनते। दूसरी बात, जो इंडेक्स की आप कर रहे हैं, तो जो 100 इंडेक्स है वो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। चंद उसमें सेक्टर्स हैं, उनको अगर आप बढ़ा दें तो पूरी मार्केट बढ़ जाती है। तो वहां पर कितना क्या होता सेक्टर है, है उस जिस पर ये मैनिपुलेट सारे होती है। बेस कर रहे हैं और नीचे सब कचरा भरा। इसमें ये बात सच कह रहे हैं आपके, पूरी इंडस्ट्री नहीं चल रही। जो जिस तरह से स्टॉक मार्केट दिखा रही है, उस तरह से ये मुल्क जो है उसकी सही जो तर्जुमानी अक्कासी नहीं है हो रही। इकोनॉमी की, वो नहीं हो रही। ये एक तरह की विंडो ड्रेसिंग ही है। यही बात है ना, यही तो हम कह रहे हैं कि विंडो ड्रेसिंग है जी जी। ये मरम पट्टी से काम में होती है, हाँ, ये मतलब छुपाने से। एक्चुअल नहीं है, ये एक नुमाइशी चीज है कि देखिए जी 100 इंडेक्स ये हमारा वजीर इतना बढ़ खजाना गया। की अकल में नहीं आता कि 1 अरब डॉलर कैसे चले गए, ये कैसे चले गए। इधर से आप कर्जा ले रहे हो और आपने जो है वो भेजा, और मजे की बात ये है कि आपने डॉलर तो आपने जब एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट की तो वो ले लिया, और उसके बाद आपने भेज दिया, और आपके पास ज़खायर नहीं थे ना, और आपने ऐसी जगह पर रखा कि उसमें कीड़े पड़ गए 13 लाख जी हाँ, मिलियन। जी हाँ। अभी मेट्रिक टन पे कीड़े पड़ जाए तो उसकी हमारी किस्मत में कीड़े नजर नहीं आ रहे हमको। देखिए, ये जो मिसमैनेजमेंट है ना इस मुल्क में, इसकी कोई पूछताछ तो होती नहीं है। अच्छा, अजीब फिर कंट्रास्ट ये है। कैसे हीरो बनने के लिए आ देखिए गए, देखिए कैसे आ गए, कितना, कौन जवाब लेगा आपको मैं इनसे। एक बात बताता हूँ, कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ इतने बड़े बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, वहाँ नैब जो है ना बिल्कुल एक्टिव नहीं है, उनके पीछे नैब कोई मुकदमा नहीं बना रही। और दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स ऑफिस है, उन पर नैब इतना पीछे लगती है कि उनके मिसाल के तौर पर उन्होंने किसी पर एक डिमांड निकाल दी कि मतलब भाई, सियासी इदारा है ना, सियासी, मतलब कोई उसका कोई मकसद है, उसके फलाई इदारा है, सर इसमें भी ममलिकत का इदारा है। एक लतीफ़ा मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री को धमकाने के लिए, किसी सेठ को धमकाने के लिए एक डिमांड क्रिएट कर देता है, और उसके बाद जी जी। उस डिमांड को वो मीट कर नहीं पाता। तो होता क्या है कि वो जो इदारा है वो चला जाता है ट्रिब्यूनल में, वहाँ वो केस हार जाते हैं कि भाई आपने गलत डिमांड दी। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहीं रुक जाए, अपील ना करे, तो नैब उससे कहती है कि भाई तुम इससे मिल गए हो, लिहाजा वो अपील करता है, वो फिर केस हार जाता है। जी बिल्कुल। इस तरह 2700 अरब रुपए के केसेस जो है कोर्ट्स में चल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि यार 2700 अरब के केसेस हैं, अगर हम जीत जाएंगे केस तो 2700 अरब आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि वो सारे केसेस हारे हुए हैं और कोई पैसा नहीं बड़ी आएगा वहाँ तफसील से। से आपने बात की है। नाज़रीन, यहाँ हम छोटा सा लुबाब आपके सामने रख लेते हैं कि शाहिद साहब चूँकि इकोनॉमिक्स हैं, उस लिहाज से तो जो कुछ बातें हुई हैं वो ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जिससे परेशानी लाक है, और ये परेशानी में इजाफा ही होता जा रहा है। अफरात ज़र का मसला है, बिजली की चोरी का मसला है, और जो है जिस तरह के आमदनी से ज़्यादा जो है हमारे अखराजात 4 गुना बढ़ गए हैं, उसका मसला है। अब हमारी वज़ीर आला की भी बात हम करते, लेकिन वो रह गई।
और अब मैं आखिरी के तौर पर इसका जवाब आपके से नहीं लेना है, मुझे ये कहना है आपसे मिलके कि खुदा करे आप भी कहें, एक कैच लाइन में आप कहें कि इस सारे बिगाड़ का एक छोटा सा हल बता दें, ताकि हम यहाँ मायूस फज़ा से कुछ ब्रीथिंग स्पेस हमें मिल जाए। देखिए, बिल्कुल आसान सा हल है, रिफॉर्म्स। तमाम जितनी जगह पर नाइंसाफ़ी है, जहाँ पर करप्शन है, वहाँ रिफॉर्म की जाए ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ। ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। माशाल्लाह, एक ठंडी सांस मैं ले लूँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चला। हमारे जो है माहिर इक़्तिसादियात हमारे साथ शाहिद अली साहब मौजूद रहे और इतने सारे सवालात किए, और हम बड़े परेशान कुन थे, लेकिन तसल्ली बख्श जवाबात थे जो हम सुनना चाहते थे, जो समझना चाहते थे, उसके जवाबात हमने हासिल किए। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान शाहिद अली साहब इकनॉमिक्स के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।